हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो आज स्टडी करेंगे बच्चों, वो अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज के ही बारे में अध्ययन करेंगे। आज लेक्चर 21 होगा और आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आप अगर आज की लेक्चर को अच्छे ढंग से समझना हो तो आप पीछे 20 जो पहला ये 20 लेक्चर था, 19 लेक्चर था, 18 लेक्चर था, 17 लेक्चर था, उन सब को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो मेनली बेस्ड होगा, आधारित होंगे वो पिछले लेक्चर पर, जो शायद 20वां ये 20 नंबर लेक्चर जो होगा, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के बारे में बताए थे, समन्वय बहुफलक के बारे में बताए थे, उसी पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग पेशेंस रखना। वीडियो कुछ लंबा जा सकता है लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है, इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप लोग शुरू से अंत तक देखोगे और अधिक से अधिक आप इसका फायदा उठाएं। लेक्चर 21 जितना भी हो जाए, लेक्चर 21 हो, लेक्चर 20 हो, थोड़ा सा देख लोगे आप लोग, ठीक है। और स्टडी करेंगे हम लोग, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज जो था हमारे पास 2 प्रकार का था, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक ऑप्टिकल। सिर्फ थोड़ा सा मैं बता दूं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये आपके पास 2 प्रकार के हुए थे, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, जिसको हम लोग ज्यामितीय समावयव बोले थे। आपके पास सब लिखा हुआ है, ज्यामितीय समावयव। और दूसरा जो था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके, सब आपके पास लिखा हुआ है। तो उनमें से इस स्टीरियो में सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं, तब इसके पास इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठें, सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, उसके साथ उसे आप काम करने के अंजाम दें, आपको फायदा देगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयव या समावयवता भी बोल सकते हो, ओके बाबू। तो सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस उतना ही डिस्कस करूँगा ताकि आप लोग उसमें अच्छे से काम कर लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वह सिर्फ और सिर्फ वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में संभव होते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एवं 6 होते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बाबू, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, मैं ऑप्टिकल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में संभव होते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एवं 6 हुआ करते, ठीक है। तो मैं पहले पॉइंट को लिखूं, ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में संभव होते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 है ना, 4 या 6, सॉरी 4 या नहीं बाबू, 4 एवं 6 होती है। पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सब मैं डिस्कस करूंगा, यदि 2 ग्रुप
या तो वो समान हो या तो फिर असमान हो। ठीक है बाबू, जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे यहाँ पे तो उसमें हम लोग कुछ यहाँ डिफाइन करना चाह रहा हूँ। यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में दो ग्रुप एक दूसरे के अगल बगल में हो, एडजेसेंट पोजीशन पर हो, आजू बाजू में हो, तब उस आइसोमर को नाम दिया जाता है। कौन सा आइसोमर दिया जाता है नाम बाबू? सिस आइसोमर। और अगर दो ग्रुप एक दूसरे के ठीक अपोजिट हो, विपरीत दिशा में उपस्थित हो, तब उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस आइसोमेरिज। ठीक है, हालांकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज स्टीरियो आइसोमर में बता चुका था, स्टीरियो आइसोमर का केमिकल बॉन्ड और केमिकल फार्मूला समान होते हैं, तो वो सब आप पीछे ही क्लास में बता चुके हैं, थोड़ा उसको आप देख लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो ग्रुप, और यहाँ पे ग्रुप कौन होगा? मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन में ये जो हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, वहाँ पे कौन अरेंज कर रहे थे स्पेस में? लिगेंड, है ना। लिगेंड के स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण क्या होता था, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनती थी। तो यहाँ पे जो मैं ग्रुप बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, वो ग्रुप कौन होगा बाबू? लिगेंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में दो ग्रुप, अब वो ग्रुप कौन होगा? लिगेंड होगा। एक दूसरे के करीब, आसपास, इसको बोलते हैं एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन है ना, एक दूसरे के आसपास हों, तब इसे क्या कहते हैं बाबू? सिस आइसोमर। सिस आइसोमर कहा जाता है, तथा यदि दो ग्रुप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो ग्रुप लिगेंड होंगे। लिगेंड वो या तो समान हो सकते हैं या असमान हो सकते हैं। ठीक है, यदि दो ग्रुप एक दूसरे के विपरीत तब इसे ट्रांस आइसोमर कहा जाता है। सब पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, घबराना नहीं। इन सब पर डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। ठीक है, तो मैंने दो पॉइंट आपसे कहा। पहला क्या कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरशिप और शिप वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पॉसिबल हैं जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एवं 6 हुआ करते हैं। पहला पॉइंट था। और दूसरा मैंने आपको बताया बाबू कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब बनाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे जो दो ग्रुप मतलब लिगेंड एक दूसरे के समीप होंगे, तो उसको हम लोग समीप मतलब आजू बाजू अगल बगल में, तब उसको हम लोग सिस आइसोमर कहेंगे। और यदि दो ग्रुप एक दूसरे के ठीक अपोजिट होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, डायगोनली अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विकर्ण पर रहेंगे, तो उसको नाम देते हैं हम लोग ट्रांस आइसोमर। ठीक है बाबू, तो हम लोग इस पर काम आगे बढ़ाते हैं। देखो, आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? कहीं पे गलतियां हो जाती है, या फिर हो सकता हो कहीं पे आपको समझ में नहीं आता हो, या हो सकता हो कहीं पर मैं उसे समझा नहीं पाता हूँ, या हो सकता हो वो वीडियो आपको बहुत सुंदर लगता हो, तो आप बाबू उसे क्यों नहीं शेयर कमेंट करते हो? कमेंट करो, अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है, लगता है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि लगता है कि हाँ बच्चे उसको अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, या फिर उसे अच्छी से समझ में आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो उसको मैं क्या करूँगा, फिर से आपको उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चलो देखो यहाँ पे, तो
तो पहला देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6 वाला पर बात नहीं कर रहा हूँ, पहले 4 वाला पे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं बाबू? 4 है। ओके, तो ख्याल कर, पिछले क्लास में, ठीक पिछला 20 लेक्चर में, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तब उसका जो संकरण हुआ था, हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ था, या तो sp3 या तो dsp2, भूल गए क्या? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 1 और 3, 4 ऑर्बिटल है ना, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, एक डी का ऑर्बिटल, एक एस का और 2 पी का, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 ऑर्बिटल। ओके, और अगर sp3 हाइब्रिडेशन हो तो इसका जो शेप था बाबू वो कैसा था? टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय है ना। मैं हिंदी में लिख रहा, लिख चुका हूँ, चतुष्फलकीय। तो फिर चलो लिख देता हूँ, चतुष्फलकीय है ना। और यदि dsp2 था तब इसका कैसा था? स्क्वायर प्लेनर, इसको हम लोग बोलते वर्ग समतली, वर्ग समतली, ठीक है। और आप देखे होंगे कि सेंट्रल मेटल ऐसे था इसमें बाबू, m था, इसके साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए थे इस प्रकार से, एक लिगेंड यहाँ पे, दूसरा लिगेंड ऐसा, तीसरा लिगेंड ऐसा, चौथा लिगेंड ऐसा। मैंने पेन से भी आपको स्ट्रक्चर बताया था इस प्रकार से। मेरे हाथ को सेंट्रल मेटल मानो, सेंट्रल मेटल था, इससे 4 लिगेंड इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड इस प्रकार से। ओके बाबू, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, और इसके बीच जो प्रत्येक बॉन्ड एंगल था, ये चाहे ऐसे देखो जैसे भी हो, सारा बॉन्ड एंगल कितना था? 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, सारा बॉन्ड एंगल समान होते हैं। अब देखो, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पहले ये तो बता दो स्टेरियो आइसोमर क्यों बनता है। मैंने बताया था, स्पेस में लिगेंड के अरेंजमेंट के कारण, स्पेस 3 डायमेंशनल स्थिति, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गए। जैसे यहाँ पर है, स्पेस में कोई मॉलिक्यूल रखा हुआ है, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ है। अब जो लिगेंड यहाँ पर था, अगर इस दोनों लिगेंड ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, एक लिगेंड यहाँ आ गया, दूसरा लिगेंड यहाँ आ गया, तो देखो अरेंजमेंट बदल गया तो मॉलिक्यूल बदल सकता है। फिर हो सकता है जो लिगेंड यहाँ था, अब इस दोनों लिगेंड ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो वहाँ स्ट्रक्चर बदल सकता है। लेकिन टेट्राहेड्रल केस में देखोगे, समझने की कोशिश करना, टेट्राहेड्रल केस में प्रत्येक बॉन्ड एंगल समान है। मान लिया जाए यहाँ पे लिगेंड L1 है, दूसरा लिगेंड L2 है, तीसरा लिगेंड L3 है, चौथा लिगेंड L4, चारों लिगेंड असमान है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अगर ये टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल कितना है बाबू? 109 डिग्री 9.5 डिग्री है। तो ये पहला आइसोमर हुआ। दूसरा आइसोमर, इसी को क्या किया मैंने? लिगेंड के पोजीशन को चेंज कर दिया। लिगेंड के पोजीशन को चेंज किया तो ऐसा बना, जो लिगेंड L1 था वो कहाँ पर? L4 पर आ गया, और L4 कहाँ? यहाँ पे आ गया, और ये L2 था, और ये क्या बाबू? L3 थे। बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5 डिग्री है। देखो बाबू, तो इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि सारा बॉन्ड एंगल समान था, सारा बॉन्ड एंगल समान था, चाहे लिगेंड यहाँ पर पहले था तो यहाँ पे आ गया हो, तो अभी भी वो बॉन्ड समान है। और स्पेस में अरेंजमेंट भी नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि सब समान दूरी पर है ना। ठीक वही बातें हो गई, मैं अभी ऐसा हूँ और मैं ऐसा हो गया, अरे भाई इससे क्या हो गया? सिर्फ में उल्टा हो गया ना, अभी भी तो वही हूँ। वही बात यहाँ पर है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अपने पोजीशन को अगर चेंज करे तो मॉलिक्यूल में किसी प्रकार के बदलाव नहीं होंगे, और बदलाव नहीं होंगे इसका मतलब ये हो गया जो पहले था अभी भी वही है। इसका मतलब ये हो गया कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं है। तो अगर इसमें संभव नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचेंगे? आपके पास स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतली में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। फिर समझने की कोशिश करना होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर
वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में संभव होते हैं जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं और 6 होते हैं। तो अभी मैं 4 वाला पर बात कर रहा हूँ, और अगर 4 होगा तो उसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3 या dsp2, और अगर sp3 है तो शेप के साथ टेट्राहेड्रल होंगे, और अगर ऐसा है तो कैसा होगा, वो स्क्वायर प्लेनर होगा। और अगर टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लिगेंड के पोजीशन को चेंज करने से स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता है। तो आपसे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन कर सकती है या करेगी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं है, क्यों? या फिर कर सकते हैं कि वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका सभी लिगेंड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं। क्यों? तो सिर्फ आपको आंसर यही करना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के पोजीशन को चेंज करने से, उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन को चेंज करने से उसके स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होते हैं। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर में इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं है। ओके बाबू, मैं लिख दूं, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधे मैं इसका आंसर कर रहा हूँ। दैट मीन्स इसमें नहीं होगा तो पढ़ना किसमें, इसमें। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं है, क्यों? तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं होते हैं क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल में लिगेंड के पोजीशन को अदला बदली, एक्सचेंज है ना, को अदला बदली मतलब एक्सचेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया। अदला बदली करने पर मॉलिक्यूल के संरचना मतलब पहले टेट्राहेड्रल है तो अभी भी वो क्या होंगे, टेट्राहेड्रल ही रहेंगे, है ना। अदला बदली करने पर मॉलिक्यूल के संरचना में अंतर नहीं होती। ओके बाबू, हो गया। तो फिर हम लोग जब इस पर डिस्कस नहीं कर पाए, ये होगा ही नहीं, तो किस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, इस पर डिस्कस करेंगे ना। चलो बात करता हूँ। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग किस में देखेंगे, वैसे मॉलिक्यूल जो क्या है, स्क्वायर प्लेनर हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली इन स्क्वायर प्लेनर, बोले तो DSP2 यही ना होगा, हाइब्रिडेशन होगा इन स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो बाबू, ये तो स्क्वायर प्लेनर था ना, ये आपके एक सेंट्रल मेटल थे, एक सेंट्रल मेटल से 4 लिगेंड इस प्रकार जुड़ा हुआ था, इस प्रकार से शेप दिया हुआ आपके पास। एक लिगेंड यहाँ पर था, दूसरा लिगेंड यहाँ पे, तीसरा लिगेंड यहाँ पे, चौथा लिगेंड यहाँ पे। अब लिगेंड किस प्रकार से मुझे पता नहीं, मैं बताऊंगा। चारों लिगेंड समान है कि चारों लिगेंड असमान है कि 2 लिगेंड समान है, 2 लिगेंड डिफरेंट है, वो सब डिस्कस करूँ। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये आपके पास क्या था, स्क्वायर प्लेनर, जहाँ पर कि प्रत्येक बॉन्डिंग एंगल कितना 90 डिग्री का था, है ना। चलो आ जाओ,
केस वन Ma4 वैसा देखो 4 Ma4 ये मतलब सेंट्रल मेटल है और इसके साथ 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है। ये क्या बता रहा है बाबू, लिगेंड को बता रहा है। फिर से बोल दूं, यहाँ पर M सेंट्रल मेटल को माना हूँ और A क्या है, लिगेंड है। और वो कितने लिगेंड के नंबर है, 4 है। और अगर 4 हैं तो चारों लिगेंड क्या समान है। चूँकि लिगेंड के नंबर 4 हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं बाबू, इसके पास 4 है ना। तो थोड़ा सा मैं नोट करके एक पॉइंट और लिखूंगा कि सिर्फ और सिर्फ वाइस हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में ही ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर संभव होते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था, मैंने लिखने भूल गया। सिर्फ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव होते हैं। ओके बाबू, हेट्रोलेप्टिक किसको बोलते हैं मैं बता चुका हूँ, जैसे KK4 FeCN का होल 6 है। यहाँ पर देखो सारा लिगेंड एक समान है, सेंट्रल मेटल से सारा लिगेंड एक समान है, तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोलेप्टिक। सब बता चुका हूँ, ठीक ना। वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सारा लिगेंड एक समान होता है उसको होमोलेप्टिक बोलते हैं। और वैसा लिगेंड जिसमें कि दो डिफरेंट प्रकार, सॉरी वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कि सेंट्रल मेटल से दो डिफरेंट प्रकार का लिगेंड जुड़ा हो, सेंट्रल मेटल से दो डिफरेंट प्रकार का लिगेंड जुड़ा, उसको क्या बोलते हैं बाबू, हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं। जैसे इसी में अगर ऐसा होता FeCN है, इसकी संख्या यहाँ पे मैंने 4 कर दिया और 2 टू क्या जोड़ दिया, Cl को जोड़ दिया, है ना। FeCN का 4 और Cl, देखो आप डिफरेंट नंबर ऑफ क्या है यहाँ पर लिगेंड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। मैं बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल के साथ डिफरेंट प्रकार के लिगेंड, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 डिफरेंट प्रकार के, 2 से अधिक भी हो सकता है, डिफरेंट प्रकार के लिगेंड जुड़ा उसको हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं, और समान प्रकार क्या होता है उसको होमोलेप्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में संभव है। और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में कैसा हो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और 6 हो, और 4 में से किस में, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में। अब यहाँ पर आ जाओ, चलो ये स्क्वायर प्लेन पर मैंने बात कर रहा था, तो केस 1 देखा तो Ma4 मॉलिक्यूल है। अब देखो ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के साथ 4 लिगेंड है ना, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन में 4 हो गया, लेकिन चारों लिगेंड समान है, तो क्या हो गया, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में बाबू ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं होते। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख दूं, ये कैसा है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है ना, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं होगा। पहला केस। केस टू देखो, Ma3B मतलब सेंट्रल मेटल है, उसके 2 डिफरेंट प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। और 2 डिफरेंट प्रकार के लिगेंड मतलब जिनमें से 3 जो एक समान है और चौथा एक डिफरेंट है। ओके बाबू, तो यहाँ पे जब 4 लिगेंड हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 4 हो गए। और अब ये क्या है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है ये। क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव होगा, क्या यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे देखो समझने की कोशिश करना, जैसे कि आपके पास स्क्वायर लिगेंड था, सॉरी स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स था, 4 लिगेंड है जिनमें से 3 ए है, इस तीनों को एक ए ये हुआ बाबू, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ए ना, और एक कौन है, बी है। मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। ओके, स्क्वायर प्लेनर में एक स्ट्रक्चर बना, और दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसके लिगेंड के पोजीशन को चेंज करो, लिगेंड के पोजीशन को चेंज करो, समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए मैं इस दोनों पर बात कर रहा हूँ, ए और बी पर, तो उनमें से क्या करो, एक को पकड़ो और दूसरे को चेंज करो। दूसरे को कैसे चेंज करोगे, या तो इसके साथ चेंज कर दो या तो इसके साथ चेंज कर दो। पहला ये है, तो दूसरा जो बनेंगे सेंट्रल मेटल है और सेंट्रल, एक को मैंने पकड़ा तो ये जो था इस दोनों से मैंने चेंज कर लिया। आप किसी से भी चेंज कर सकते हो, सिर्फ एक को पकड़ लो, जहाँ जिस दोनों पे बात कर रहे हो उनमें से एक को पकड़ो
और दूसरे पर काम करो, ठीक है। तो ये तो वही रह गया, लेकिन ये जहाँ बी था अब वहाँ पर ए आ गया, और ये कहाँ पर बी आ गया, और ये पहले से जहाँ पर था। तो क्या दोनों में कोई चेंज आया है क्या? अब देख सकते हो बाबू, देख सकते हो। या देखो, जो बी था पहले भी 90 डिग्री पर था, अभी भी क्या है 90 डिग्री पर है, नहीं क्या? पहले जो बी था वो ए के बगल में था, ए के बगल में था, अभी बी कहाँ? ए के बगल में, ए के बगल में है। दैट मीन्स बातें वही होगी फिर से, मैं ऐसे था अब पलट गया, है क्या? दैट मीन्स जो पहले था अभी भी वही है। इसका मतलब स्पेस में लिगेंड को चेंज करने पर यहाँ भी किसी प्रकार के बदलाव नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि सेंट्रल मेटल के साथ 4 लिगेंड है और उनमें से 3 एक समान है और एक अलग प्रकार के हैं, तो वो हेट्रोलेप्टिक तो हैं, लेकिन वहाँ पे लिगेंड को चेंज करने से क्या होगा, उसमें स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ओके बाबू, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट चलता हूँ। केस थर्ड, अगर ऐसा हो MA2B2 है ना, मतलब 4 लिगेंड तो हैं, 2 समान प्रकार का और 2 क्या है, और 2 समान प्रकार का, ये दोनों एक समान है और ये दोनों एक समान है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 4 हैं। ओके बाबू, और कैसा है? हेटेरोलेप्टिक है। और ये अगर हेट्रोलेप्टिक है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होंगे? बनेंगे, है ना बाबू? यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होंगे? बनेंगे। संभव है। कैसे संभव है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं से काम करना है। मैं एग्जांपल के साथ दूंगा। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? पॉसिबल है। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, सेंट्रल मेटल को मैंने प्लेटिनम माना। ओके बाबू, A2NH3 का होल 2 और B2Cl2। देखो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल, जहाँ M था वहाँ प्लेटिनम माना। ए के जगह पर कौन है? अमोनिया है, नंबर 2 था, 2 माना। और बी के जगह पर कौन है? क्लोरीन है, नंबर कितना? 2 था, 2 माना मैंने, माना। ये A2 बाबू है और ये B2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने? 4 है। कैसा मॉलिक्यूल है? स्क्वायर प्लेनर। कैसे पता? अरे भाई पता इसलिए है क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा दिया हुआ है 4 है, अगर क्वेश्चन कर दे कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तो चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर ये पूछ रहा है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तो ऑब्वियसली वो किस प्रकार कॉम्प्लेक्स है? स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि टेट्राहेड्रल में कभी पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं आपको थोड़ा ट्रिक दे दूं, प्लेटिनम का जनरली कंपाउंड क्या होते हैं? स्क्वायर प्लेनर ही होते हैं। प्लेटिनम जिसका सेंट्रल मेटल प्लेटिनम हो और उस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टेट्राहेड्रल, सॉरी ये जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और प्लेटिनम का हो, तो वो क्या होता है? जनरली स्क्वायर प्लेनर ही हुआ करते हैं, है ना। चलो मैं बात करता हूँ, कितने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? कितने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल? आपसे क्वेश्चन कर देगा कि PTNH3 का होल 2 Cl2, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव है? चलो मैं बनाता हूँ। देखो बाबू, प्लेटिनम है, इसका 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है और लिगेंड किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं। चूँकि मॉलिक्यूल कैसा? स्क्वायर प्लेनर है। क्यों? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और टेट्राहेड्रल में तो ज्योमेट्रिकल होता नहीं है। देखो 2 अमोनिया है, ओके बाबू, और 2 क्या है? क्लोरीन है। अमोनिया का नाइट्रोजन एटम ही सेंट्रल मेटल से जुड़ता है और शेप देने के लिए क्या करो? इसको आपस में मिला दो। अब देखो मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर 2 समान ग्रुप, यदि 2 ग्रुप एक दूसरे के समीप हो तो उसको लोग सिस फॉर्म कहते हैं। मान लिया जाए, चलो मैं इस दोनों पर बात कर रहा हूँ, चाहे वो समान हो या असमान हो, है ना, आप किसी से बात कर सकते हो। अभी चूंकि इस दोनों ग्रुप पर मान रहा हूँ, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के आसपास हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये किस प्रकार के आइसोमर हैं? सिस आइसोमर हैं। ओके बाबू, दूसरा संभव है, देखना ध्यान से समझने की कोशिश करो।
बाबू ध्यान से समझने की कोशिश करो। और मैंने ही बताया था जिस दो ग्रुप पर आप मान के बात कर रहे हो उनमें से एक को पकड़ लो। चलो मैंने इसको पकड़ लिया, मतलब उसको कांस्टेंट कर दिया, तब इसी पे यही नहीं बदल जाएगा ना। चलो इसको या तो इससे बदल लो या इससे बदल लो। चलो इसको क्या करो, इसके पास ले आओ और इसको इसके पास लो, अदला बदली कर लो। तो ये जो था ये तो जहाँ का तहाँ रहा। अब ये कहाँ गया, जो Cl है वो कहाँ आ गया, इसके पास आ गया, और NH3 यहाँ पर आ गया। इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है। हुआ है क्या? किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है। आप देख सकते हो बाबू, इसी दोनों पर बात कर रहे थे। जो पहले दोनों एक दूसरे के समीप था, अब वही दोनों एक दूसरे क्या हो गया, ठीक अपोजिट हो गया, है ना। ठीक डायगोनली अपोजिट है, विकर्ण के रूप में विपरीत है। तो इसको नाम क्या देंगे हम लोग, ट्रांस आइसोमर। मैंने कहा था कि यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो ग्रुप एक दूसरे के समीप, उसको सिस कहते हैं, और ठीक अपोजिट हो, विपरीत, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। दैट मीन्स इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक सिस आइसोमर, एक ट्रांस आइसोमर, है ना। अब इसी देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है, ख्याल कर। मैंने पहला ही क्लास में बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताया था सिस्प्लेटिन के बारे में। देखो लिखा है, सिस्प्लेटिन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब देखो वहाँ जाकर लिखाया होंगे, देखो यहाँ पे सिस है, ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाबू, Pt NH3 ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके दो रूप है, एक सिस वाला रूप और एक ट्रांस वाला रूप। ये जो सिस वाला रूप है ना, ये हल्का पीला कलर का होता है, हल्का पीला कलर का होता है। थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ बाबू, कलर कैसा होता है, पेल येलो। पेल येलो मतलब हल्का पीला। और ये ट्रांसफॉर्म वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये क्या होता है, डीप येलो, डीप येलो, ये गहरा पीला होता है। ये जो सिस वाला फॉर्म है इसको बोलेंगे सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन क्योंकि प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिस फॉर्म में जो पेल येलो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी का था सिस्प्लेटिन। और ये एंटी कैंसरस होता है, इसका उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ओके बाबू, लिख दूं? आप इसी के नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसे सिस आइसोमर को, इस सिस आइसोमर को सिस्प्लेटिन कहा जाता है, जो एंटी कैंसरस मतलब कैंसर के विरुद्ध काम करने वाला, मतलब विरुद्ध काम करने का, जैसे कि आपको सांप ने काट लिया तो उसमें क्या करते हो भाई, एंटी वेनम इंजेक्शन लेते हो, मतलब वेनम के विरुद्ध काम करने वाला एंटी वेनम, है ना। तो कैंसर के विरुद्ध काम करने वाला एंटी कैंसरस, वो एंटी कैंसरस होता है। अगर इसको डोज दिया जाए तो कैंसर की संभावनाएं खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। कैंसर के ट्यूमर को नष्ट करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो एंटी कैंसरस होती है। और डॉट बाबू, चलो कर लिए होंगे आप। अगर पूछे इसका कितने आइसोमर है, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, बना के दिखा देना। और उनमें से कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है मैंने कहा दिया। तो अगर पूछ दे प्लेटिनम के किस कंपाउंड का कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, सिस्प्लेटिन को। और सिस्प्लेटिन यही है आपके पास, है ना, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा। ओके, और इसका सिस फॉर्म ये हो गया, ठीक बाबू। नेक्स्ट, दो समान हो गया और दूसरा दो समान हो गया, है ना। और अब केस, जितना भी केस हो बाबू, केस को संभाल के रखना, जितना भी केस हो, ठीक है। एक अब ऐसा है, एक सेंट्रल मेटल, उसके साथ दो समान है, लेकिन जो अगला है वो दोनों क्या है, असमान है, ठीक है बाबू। दो समान है और जो दो अदर है वो दोनों क्या, असमान है। तो 4 लिगेंड हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 4 हो गए। हेटेरोलेप्टिक है ना। और अगर हेटेरोलेप्टिक है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगी, दिखाएगी।
ओके बाबू, सिर्फ Ma3b में नहीं दिखाती है, Ma4 में दिखाती है, बाकी सब में दिखानी है। कैसे? जैसे एग्जांपल में ले लूँ फिर से प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NH3 का होल 2 ClNO2। ओके बाबू, मैंने बताया था कि प्लेटिनम जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 4 होते हैं उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्लेटिनम जिसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ करते हैं उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने? 4 होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना? माइनस इसका कितना? +2। ठीक है बाबू, देखो मैं इसका यहाँ बनाऊँ, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। चलो इसका आप नीचे करना भाई, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। एक प्लेटिनम है, सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया और तीसरा Cl। नाइट्रो का नाइट्रोजन जुड़ता है, मैं बता चुका हूँ। नाइट्रोजन का नाइट्रो जुड़ता है और नाइट्रेटो का ऑक्सीजन जुड़ता है। ये ना बाबू, चलो शेप देने के लिए क्या करो, इसे मिला लो। देखो यहाँ पे किसी भी बात कर सकते हो, चाहे इस दोनों ग्रुप में बात करो, इस दोनों ग्रुप में, इस दोनों कहीं भी बात करो। चलो मैं इसी बात करता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो ग्रुप है थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या हुआ, डल बन गया। मैं फिर से बना रहा हूँ। प्लेटिनम है, इसके साथ एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया, तीसरा क्लोरो और चौथा जो है वो नाइट्रो है। ओके बाबू, चल क्या करो, आप यहाँ से स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना लो। ये दोनों ग्रुप क्या है? एक दूसरे के समीप है, और समीप है तो फिर क्या है बाबू? सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर है। ठीक है, और इसी में अगर ओके बाबू, अगर ये दोनों इनमें से क्या करो, एक को कांस्टेंट कर लो, एक को कांस्टेंट कर लो, और अगर ये कांस्टेंट कर लोगे इसको एक साथ एक्सचेंज करो। आपने अमोनिया लिखा, ये बाबू क्लोरो आ गया, और यहाँ पे अमोनिया आएंगे। इसके साथ तो किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हुआ है, और चेंज करके देखना, करोगे तो वही मिलेगा। ओके, अब क्या देखो, जो पहले समान था अब दोनों क्या, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पहले जो एक दूसरे के समीप था अब ठीक दोनों एक दूसरे क्या हो गया? डायगोनली अपोजिट हो गया। तो ये क्या हो गया? ट्रांस आइसोमर हो गया, है ना बाबू। अगर ये क्वेश्चन कर दे PTNH3ClNO2 या फिर देखना प्लेटिनम है, उससे 4 लिगेंड है, 2 समान है और 2 डिफरेंट है, तो क्या हो गया बाबू? उसके कितने आइसोमर बनेंगे? 2 बनेंगे, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा, तीसरा नहीं बना पाओगे। अगर आप इसको इसके साथ एक्सचेंज करोगे ना, फिर से रिपीटेशन हो जाएगा, नहीं करके जाके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, अंतिम है, हटाऊं? चला हटा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास NCERT भी छिपा कर लिखा हुआ है। केस, कोई सेंट्रल मेटल है, उसके चारों जो लिगेंड है वो डिफरेंट है। कितना बाबू? चारों जो लिगेंड है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स 4 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 4 हैं। और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होंगे? पॉसिबल बनेगा। और याद रखना, एक वैसा सेंट्रल 4 लिगेंड वाले जिसमें सेंट्रल मेटल एक हो और चारों लिगेंड असमान हो, तो उसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। ये क्वेश्चन आपसे NCERT भी छिपा कर रखा हुआ है। NABCD के 3 आइसोमर पॉसिबल हैं, 2 सिस हैं, एक ट्रांस है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो इसके 3 आइसोमर संभव होंगे बाबू, जिनमें से 2 सिस होगा और एक क्या होंगे? ट्रांस होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल तो आइसोमर बनेंगे, कितने बनेंगे बाबू? 3 ज्योमेट्रिकल
आइसोमर बनेंगे, आइसोमर बनेंगे जिसमें मैं बना के दिखाऊंगा अभी, जिसमें 2 सिस होंगे एवं एक क्या होगा वो, एक ट्रांस होगा। ओके, याद रखना बाबू उसको, ठीक है। जरा इसका एग्जांपल लूँ, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। चलो, स्क्वायर प्लेनर है, प्लेटिनम का ही कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे एग्जांपल है, एक प्लेटिनम है, इसके साथ मैंने एक मॉलिक्यूल अमोनिया ले लिया, एक मॉलिक्यूल मैंने अमोनिया लिया, एक मॉलिक्यूल मैंने वाटर लिया, एक मैंने क्लोरो लिया, एक मैंने ब्रोमो लिया, ठीक ना, लिगेंड के रूप में देख सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर -1 माइनस में से कितना +2 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। मैंने बताया था प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 होगा। चूंकि यहाँ 4 कोऑर्डिनेशन बनाना है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 रखना पड़ेगा, ठीक। देखो चारों डिफरेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 हो गया, हेट्रोलेप्टिक है। ठीक इस प्रकार से सेंट्रल मेटल M है, ओके, ए के बदले पे अमोनिया है, बी के बदले वाटर है, सी के बदले में क्लोरीन है, डी के बदले में Br है। आप इसको ऐसे कुछ भी कर सकते हो, ए के जगह पर वाटर रखो, बी के जगह पर अमोनिया रखो, सी के जगह पर ये, कहीं भी कुछ कर दो, लेकिन चारों डिफरेंट होना चाहिए। इस प्रकार से डिफरेंट होना चाहिए कि ताकि उसका 2 ऑक्सीडेशन नंबर पूर्ण चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, वो 4 होना चाहिए, ठीक है। जो अरेंज करो तो इसके 3 पॉसिबल आइसोमर होंगे, जिनमें से 2 सिस होंगे और एक ट्रांस होगा। पहला बनाता हूँ, ये प्लेटिनम है, इसके साथ एक अमोनिया, दूसरा वाटर, वाटर का ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है बाबू, वाटर का ऑक्सीजन जुड़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। तीसरा क्लोरो है, चौथा ब्रोमो है। देखो बेटा, एक ये हो गया ना, किसी पे बात कर लो, चलो मैं इसी दोनों पे बात करता हूँ, इसी दोनों पे। देखो अभी ये दोनों ग्रुप क्या एक दूसरे के समीप है, चाहे कहीं से लो, यहाँ से बात करो, यहाँ से बात करो, कहीं से बात करो, अभी ये दोनों ग्रुप के एक दूसरे के समीप हैं। दोनों समीप है तो क्या है ये बाबू, सिस आइसोमर। तो आपको हमेशा तब इसी दोनों ग्रुप पे बात करना पड़ेगा, मतलब अमोनिया और वाटर पर ही। दूसरा पॉसिबल है, प्लेटिनम है, इसके साथ 4 ग्रुप जुड़ेंगे, 4 ग्रुप जुड़ेंगे बाबू, 4 ग्रुप जुड़ेंगे इसके पास ना, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है। मैं इसको कांस्टेंट कर दूं, किसी एक को कांस्टेंट कर लो, तब आप इसको अदला बदली करोगे, एक बार यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ पर ले आओ, है ना, तो क्या बनेंगे, ये क्लोरो यहाँ पर आएंगे और वाटर जो हैं इसके साथ आकर जुड़ेंगे, और ये जैसे का तैसा था। एक तो ये हो गया बाबू, ठीक है। चलो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ ये कौन सा आइसोमर है नहीं है, एक और संभव है। जरा इसको इसके साथ चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने इसको इसके साथ चेंज कर लिया, अब जरा इसके साथ चेंज कर लो, करेंगे तो शायद ऐसा बनेगा। ओके बाबू, ये तो अमोनिया था, ये तो आपके पास आ चुके हैं, है ना, इस दोनों को चेंज कर लो। अब यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएंगे और यहाँ पे कौन आएंगे, वाटर आएंगे, है ना बाबू। चलो मिला लो शेप देने के लिए। बात किस पे कर रहे थे, अमोनिया और वाटर पे। अब देखो यहाँ अमोनिया और वाटर दोनों क्या है, एक दूसरे के ठीक डायगोनली अपोजिट हैं, और डायगोनली अपोजिट है तो फिर ये क्या हो गया, क्या हो गया बाबू, ट्रांस आइसोमर हुआ, है ना। इसमें आ जाओ, देखो अमोनिया और वाटर बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे ये अमोनिया और वाटर फिर से दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, समीप आ गए। जैसा समीप पहले था वैसा ही समीप अब फिर से आ गए। तो अब भी फिर ये क्या है, सिस आइसोमर है। अब तो बात ये आती है, क्या सर जब सिस आइसोमर है तब तो दोनों एक समान था, लिखने की क्या आवश्यकता है। अरे सर दोनों समान नहीं है, आप देख सकते हो ये जो सिस आइसोमर है, इस सिस आइसोमर में देखो अमोनिया के बगल में वाटर है और ब्रोमीन के बगल में कौन, क्लोरीन है ना। ऐसे बात में पकड़ाएगा। इसमें देखो अमोनिया के ठीक अपोजिट में कौन है, क्लोरीन है, और वाटर के अपोजिट में कौन है, ब्रोमीन है। देखो अमोनिया के अपोजिट में कौन है, ब्रोमीन है, और वाटर के अपोजिट में कौन है, क्लोरीन है। तब तो फिर दोनों समान नहीं है, दोनों के अरेंजमेंट में क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे वाटर के अपोजिट में कौन था, ब्रोमीन था, यहाँ के वाटर के अपोजिट में कौन है, क्लोरीन है। यहाँ पर अमोनिया के अपोजिट में कौन था, क्लोरीन था इस फॉर्म में,
और इस फॉर्म में अमोनिया का प्लेटों का ध्रुवण है। दोनों शिश तो हैं लेकिन दोनों समान नहीं है। दैट मीन्स इस टेट्रा सॉरी ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और चारों डिफरेंट प्रकार के हैं, स्क्वायर प्लेनर है ना, तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे बाबू? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कौन कौन? 2 सिस बनेंगे और एक ट्रांस बनेगा, है ना। तो इतना आप क्या करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कंट्रोल कर लो। ये मैं किसमें बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमर? सिर्फ और सिर्फ वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं बाबू? 4 होते हैं। 6 के बारे में अभी मैंने नहीं बताया हूँ, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो ओके बाबू, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हाँ, ये अच्छा से तभी समझ में आए होंगे जब आपका पीछे से 2-3 लेक्चर क्लियर हो गया होगा तब, खास करके जो पिछला लेक्चर था वो क्लियर हो गया होगा तब। और नहीं भी हो तो आप क्या करो बाबू, अधिक से अधिक मेहनत करने की कोशिश करो। बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलता। शॉर्टकट कभी भी सक्सेस का कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। अगर आप जितना ही मेहनत करोगे, जितना ही अपने आप को रगड़ोगे, उतना ही आप में चमक आएंगे। और उस चमक को बरकरार रखने के लिए आपको ऑलवेज अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। रगड़ने के कहने का मतलब ये हुआ अपने ब्रेन का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जिस प्रकार से बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए मसल्स को मसल्स को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपना एक्सरसाइज करते हो ना, उसी प्रकार से ब्रेन का एक्सरसाइज आपका तभी पॉसिबल है जब तक आप उसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करोगे। शिथिल दिमाग जटिल हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद करूंगा कि आप इसे क्या करोगे, अच्छी प्रकार से कैरी ऑन कर लोगे। तो आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं डिस्कस करूंगा वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरेज का स्टडी करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? 6 होंगे। और मैं कोशिश करूंगा वहीं पर ऑप्टिकल आइसोमर को भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपके साथ फिर से उपस्थित होता हूँ। कहाँ पे? नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से, RK सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।